हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर आपका लेसन होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल स्पीकिंग इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम मीनिंग ही जान लेते हैं कि इस वर्ड का जनरल स्पीकिंग मीनिंग क्या होगा। भाई, जब पार्टीज़ के बीच जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं, अब पार्टी एक दूसरे के लिए कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं रख रही है, तो हम इसे ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यह किन तरीक़ों से होता है, इसके तरीके क्या हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टीज़ अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गई हैं? बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे पहला तरीका है बाय परफॉर्मेंस। सबसे पहला भाई बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से दे देते हैं हम आपको। और एक बात और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, इससे पहले के 2 प्रीवियस लेसन भी हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि परफॉर्मेंस 2 तरह से होती हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्ट टू परफॉर्म। ये हमने 2 तरह से परफॉर्मेंस के बारे में जाना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बाय एग्जाम्पल इसे क्लियर करूँगी। यस, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ए ने कहा कि वो अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेचेगा। ए ने क्या कहा? कार 10 लाख रुपए में बी को बेचेगा। यहाँ पर ए की ड्यूटी क्या थी? ए का ऑब्लिगेशन क्या था? यहाँ पर ए की तरफ से परफॉर्म क्या किया जाना था? बी को हैंड ओवर कर देनी थी। और बी की तरफ से परफॉर्मेंस क्या थी? 10 लाख रुपए। और दोनों पार्टीज़ ने अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी है। इसका मतलब यह है कि यह कौन सी परफॉर्मेंस हो गई? एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। इसका मतलब अब दोनों पार्टीज़ की लायबिलिटीज़ फ्री हो गई। बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझा करिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसे क्या हुआ? यहाँ पर पार्टीज अब फ्री हो गई। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यही कार वाला रखते हैं। ए ने कहा कार को बी को 10 लाख रुपए में हम बेचना चाहते हैं। बी ने भी कहा अच्छा है, 10 लाख रुपए में कार अच्छी मिल रही है, एग्रीड। बी ने कहा तैयार है। अब यहाँ पर ए ने अपनी परफॉर्म करा। ए जो था वो कार डिलीवर करने के लिए इस बी के पास गया कि आप कार ले लीजिए, हम परफॉर्म कर रहे हैं। बी महाशय ने क्या करा? रिफ्यूज। बी ने एक्सेप्ट नहीं करा, बी ने मना कर दिया। बी ने मना कर दिया, मैं इस कार को नहीं रिसीव करूँगा, मैं परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ए की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी गई? अटेम्प्ट टू परफॉर्म गई। कैसी परफॉर्मेंस हो गई? अटेम्प्ट टू परफॉर्म हो गई। अब यहाँ पर बी ए के लिए नहीं कह सकता कि उसने परफॉर्मेंस नहीं करी। उसने अपनी तरफ से परफॉर्म करने का कोशिश करी थी, पर बी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब केवल बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ए तो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर साबित करने होंगे। आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरी पहले की दोनों क्लासेस परफॉर्मेंस के मैंने 3 पार्ट्स कंप्लीट करवाए हैं, अगर आपने तीनों पार्ट्स कंप्लीट करे होंगे तो आपको याद होगा इसमें कि मैंने यह बताया था कि अटेम्प्ट टू परफॉर्म में भी ए तभी जीत हासिल करेगा जब कुछ पॉइंट्स वो साबित कर देगा कि उसके द्वारा जो परफॉर्म किया गया था वो अनकंडीशनल था। उसने एक प्रॉपर टाइम और एक प्रॉपर प्लेस में परफॉर्म किया था। और यहाँ पर जो बी था ना, उसके पास में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस कार को चेक कर सकता था कि भैया सही आई है कि नहीं आई है। अगर हाँ, यह सब कंडीशन के साथ परफॉर्म करने का प्रयास करा गया है तो भाई फिर यहाँ पर ए अपनी लायबिलिटी से फ्री माना जाएगा।
तो यह तो एक तरीका हो गया। आज हम उन तरीकों की बात करेंगे। मैंने शुरुआत में भी क्या कहा था, आज हम उन तरीकों की बात करेंगे जिससे पार्टीज अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाती हैं। और जिसमें पहला तरीका था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जो कि दो तरीके से था, एक्चुअल और अटेम्प्ट। ये दोनों हमने बाय एग्जाम्पल क्लियर कर। अब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब भैया पार्टीज जो हैं आपस में, ए और बी दो पार्टी हैं, आपस में एग्री कर लेती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए। आपस में ही पार्टीज एक दूसरे को फ्री कर दे रही हैं लायबिलिटी से। हम तब कहते हैं कि अब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों पार्टी डिस्चार्ज हो गई बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम कवर कर चुके हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, इस वाले पॉइंट के लिए ना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 62 से लेकर 67 तक मैंने जो लेसन कंप्लीट करवाया है अपना, इसमें पार्ट 3 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे देखना, मैंने उसमें भी इसको बताया है किन तरीकों से म्यूचुअल कंसेंट होती है। नोवेशन, एल्टरेशन और रेसेशन। अब चलो मैं इन तीनों के तुम्हारे लिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे देती हूँ। पहले भी बता चुकी थी मैं आपको, फिर बता देती हूँ कि अगर मैं नोवेशन की बात करूँ तो नोवेशन के तहत ज़्यादातर पार्टीज़ ही चेंज होती हैं। कौन चेंज होती हैं? ज़्यादातर पार्टीज़ चेंज होती हैं। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम्पल को समझें। आप इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल से इसे आप क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बताते हैं, नोवेशन के रिगार्डिंग बताते हैं। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, ए और बी दो पार्टी थे। ए जो था डेप्टर है, बी इसमें क्रेडिटर है। इसने इसको 50,000 रुपये उधार दे रखे थे। आगे जाकर ये जो ए, बी और सी हैं, ये आपस में मिलकर एग्री करते हैं कि जो सी है ना, वो यहाँ पर इस ए के बिहाफ पर बी को पेमेंट कर देगा। अब समझ लो, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, किन के बीच हुआ था स्टूडेंट्स? ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ बार बार, तो ये बता दो पहले, ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच हुआ था? ये हुआ था ए और बी के बीच में। अब जब तुमने यहाँ पर पार्टीज चेंज कर ली, आपस में तीनों जने एग्री कर गए हो, तो भैया इस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की, परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट एराइज हो गया ना, पार्टी के चेंज होते ही, पार्टी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? सी और बी हो गई कि नहीं हो गई? पहले ए और बी थी, पार्टी चेंज होते ही अब यहाँ पर सी और बी का जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल होगा, और इसे ही क्या कहते हैं? हमारा मेन मोटिव क्या था आज? ये जानना कि पार्टीज डिस्चार्ज कैसे होती हैं अपनी लायबिलिटी से। लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गई पार्टी ए। चलिए ठीक है, अब इसमें एक और एग्जाम्पल समझ लो इसी के अकॉर्डिंग टू मैप। क्या था? एल्टरेशन था। चलो ठीक है, एल्टरेशन में मैंने कितनी बार समझाया है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, पार्टीज वो वैसी रहती हैं, जो मेन एसेंशियल हो ना कॉन्ट्रैक्ट का, वही चेंज हो गया। कैसे? अगर जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी हमारी पार्ट 3 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें ये याद होगा। एल्टरेशन, ए और बी दो पार्टी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या था? ए वही डेप्टर की फॉर्मेट में था, और ये हो गया क्रेडिटर की फॉर्मेट में। इसने इसको वही 50,000 रुपये उधार दे रखे थे। आगे जाकर ए और बी पार्टीज, क्या कह रही हूँ मैं? पार्टी सेम है। इन ए और बी में यह एग्री हुआ कि इस ए के पास में जो एक ज़मीन है, यह उस ज़मीन को मोर्गेज रख दे रहा है। उस ज़मीन को 25,000 रुपये में, इस 50,000 रुपये के बदले में उस ज़मीन को 25,000 रुपये में इस बी के पास मोर्गेज रख दे रहा है।
अब यहाँ पर आपने जो एसेंशियल था आपका कॉन्ट्रैक्ट का पूरा, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की मेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, आपने उसको ही चेंज कर दिया। क्या बन गया ये? अब अल्टरेशन बन गया। अब ये मामला मॉर्गेज का बन गया। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग आपका एक और पॉइंट रह गया है, वो भी कवर कर लो। रेसेशन मैंने कल भी तुम्हें बताया था, फिर से बता देती हूँ। रेसेशन का मतलब है कैंसिलेशन। भैया हम बात क्या कर रहे हैं? पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैंसिल करना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया था। बात हुई थी 30 लाख रुपए में कार बी को बेचने की बात हुई थी। आपस में तय भी हो गया, सब कुछ सही था, पर पार्टीज को लगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं ले जा सकते हैं। दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट से इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब अब जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, समझ लो, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, पार्टीज अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी एराइज नहीं हुआ। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, वो म्यूचुअल कंसेंट से खत्म कर दिया गया। एक और टाइप आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटीज। पार्टीज अपनी लायबिलिटी से इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। रिलेटेड सेक्शन याद कर लो। सेक्शन 56 का पैरा फर्स्ट, सेक्शन 56 का पैरा सेकंड कई बार आ चुका है। मैंने कहा था अगर इम्पॉसिबिलिटी शुरू से है, स्टार्टिंग से है, तो भैया पार्टीज को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी शुरू में डिस्चार्ज हो गई हैं। कैसे? मैंने समझाया था। अगर ए ने बी से कहा कि ए बी को 10 लाख रुपए देगा, क्यों देगा ये समझ लो, क्योंकि बी अपने जादू से सी, जो कि ए का मरा हुआ बेटा है, उसे दोबारा से रिलाइव कर देगा, जीवित कर देगा। अगर तो ए बी को 10 लाख दे देगा। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, अपने आप में इम्पॉसिबल है। पार्टीज अपनी लायबिलिटी से फ्री हैं। अब इसमें तुम एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग, वो आती है इसमें सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या आती है? सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कहाँ आती है? सेक्शन 56 के पैरा 2 में बताई गई है। अब समझ लो क्या कहना चाहते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है जब एग्रीमेंट किया जाता है ना, उस वक्त तो वो सही होता है, पर बाद में कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, सब्सीक्वेंट कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि अब पार्टीज उसे परफॉर्म नहीं कर सकती। जैसे कि सपोज करो युद्ध, वॉर हो गया हो, जिस पर्पस के लिए आपने अपना एग्रीमेंट किया था वो पर्पस ही खत्म हो गया हो आपका। कई कंडीशन एराइज हो सकती हैं, या फिर आपका जो मेन एसेंशियल था आपके एग्रीमेंट का, वही खत्म हो गया हो बाद में जाकर। और बहुत सारे पॉइंट्स आप कवर करेंगे जो कि लायबल होते हैं कि अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ वो इम्पॉसिबिलिटी बनती है। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के रूप में उसको जाना जाता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो ए ने बी से प्रॉमिस करा मैरी करने का, शादी करने का, लेकिन बाद में जिस वक्त प्रॉमिस किया उस वक्त सब सही था, पर जिस तारीख को शादी करने को फिक्स किया था यह बी मर गई। अब क्या होगा भाई? आपको समझना चाहिए कि जो पर्पस था आपका शादी करने का बी से, अब वो फुलफिल नहीं हो सकता। जो यह कहाँ जाएगा? फिर इसको बताया जाएगा यहाँ पर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी के रूप में इसको जाना जाएगा। आप इसमें एक और एग्जाम्पल समझिए। ए और बी 2 लोग थे। ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया। क्यों? क्योंकि बी के पास एक हॉल था, म्यूजिक हॉल था बी के पास में एक, और ए ने उस हॉल को बुक करवाया था क्योंकि 5 जनवरी 2000 के लिए, क्योंकि इस तारीख को ए जो था इस हॉल में अपनी
परफॉर्मेंस करने वाला था। ठीक है, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाली थी 5 तारीख को। इसी पर्पज से ए ने जो है बी का हॉल जो था, म्यूजिकल हॉल, वो बुक करवाया था 1 लाख दे के। पर जिस दिन यह परफॉर्म होना था, 5 तारीख को होना था, उसके ठीक पहले दिन 4 तारीख को इस हॉल में आग लग गई, पूरा हॉल जल गया। किसी की गलती नहीं थी, जानबूझ के नहीं करा गया था। अब यहाँ पर खुद समझ लो, जो पार्टीज का पर्पस था, पर्पस क्या था पार्टीज का? म्यूजिकल हॉल में परफॉर्म करना। अब वो पर्पस पूरा होना क्या हो गया था? इम्पॉसिबल हो गया था। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी थी, अपने आप वॉइड हो गया, पार्टीज की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई थी। समझो अब डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम कैसे होता है। देखिए, ए ने बी को, ए कौन है हम मान रहे हैं? क्रेडिटर, और बी मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर डेब्टर। ए ने इस बी को रुपए दिए थे 1 लाख। ये रुपए दिए थे इसने इसे 5 जनवरी 2000 को। यहाँ पर तय हुआ था कि अब से विद इन 3 मंथ्स, कि अब से 3 महीने के भीतर जो बी होगा वो उन रुपयों को चुका देगा, पे कर देगा ए को। पर बी ने ऐसा कुछ नहीं करा। अब तुमने याद होगा, तुम्हें मैंने कई बार तुमको बताया भी है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया है मैंने तुम्हें। लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कई बार, जिसके अकॉर्डिंग जनरल स्पीकिंग यह है कि अगर इस तरह का मामला है तो ए के पास अब क्या राइट आ जाएगा कि ए 3 साल के भीतर बी के अगेंस्ट मुकदमा फाइल करके अपने पैसे ले सकता है। लेकिन अब चल रही है 2006, बी ने, ए ने जो था बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया था। अब यहाँ पर ये जो डेब्ट है, यह डेब्ट क्या बन गया है ये बता दो मुझे। यह डेब्ट अब यहाँ पर टाइम बार डेब्ट बन गया है। अब यहाँ पर ए इसको इन्फोर्स करने के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। लैप्स ऑफ टाइम, जो आपको टाइम दिया गया था सूट फाइल करने का, एक वो टाइम लैप्स कर गया है, पार्टी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यस, इसको समझ लो। इसके लिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए ने, ये बेस होता है डेथ पर। अगर एग्रीमेंट पर्सनल नेचर का है तब क्या रूलिंग होगी? और अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो तो वैसे भी उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, इंसॉल्वेंट हो गया है वो तब। अब यहाँ पर इसे एक एक करके एग्जाम्पल समझाती हूँ, समझना। ए एक पेंटर है, उसने बी से प्रॉमिस करा कि वह बी की 5 जनवरी 2008 को एक पिक्चर ड्रॉ करेगा, जिसके बदले में बी उसको 1 लाख रुपए पे करता है। पर 5 जनवरी से ठीक पहले 4 जनवरी को यह ए जो पेंटर था वो मर गया है। अब यहाँ पर जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी था वो कहीं ना कहीं पर्सनल नेचर पे था, वो कहीं ना कहीं स्किल पर बेस था। अब यहाँ पर ए के मरते ही ए तो लायबिलिटी वैसे भी खत्म हो गई, पर उसके एलआर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी भी यहाँ पर रेज नहीं होगी। अब समझ लो, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका तो पूरा एक लेसन है अपना, पर तब भी जनरली हम समझा देते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से होता है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट। अब इसका सेक्शन तो याद ही होगा तुम्हें, सेक्शन 39 है। एक्चुअल कैसे होता है भैया? ये तो बहुत सिंपल है। अगर ए ने कहा कि वो कार बी को 10 लाख रुपए में बेचने की बात करता है, इन्होंने तय कर लिया 5 जनवरी 2008 का दिन। अब यहाँ पर जब ए गाड़ी लेकर बी के पास गया तो बी ने मना कर दिया कि हम इसे रिफ्यूज़ करते हैं एग्रीमेंट को,
हमें नहीं करना। तो ये कौन सा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, याद है किसी को? याद होगा, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग हम पहले भी समझा चुके हैं। सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग इसमें जो पार्टी होती है एक, वो अपनी परफॉर्मेंस के दिन से पहले अपने आप को अनेबल कर लेती है परफॉर्म करने से, या फिर परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर देती है। ये वाली बात थी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। और तब सामने जो एग्रेटिव पार्टी होती है उसके पास क्या राइट होता है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, या फिर वो उस समय तक वेट भी कर सकती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक एग्जाम्पल भी समझाती हूँ। देखिए, ए था, वो एक थिएटर का मैनेजर था। उसने एज अ सिंगर बी को अपने यहाँ हायर किया था। तय हुआ था कि बी महीने में 2 महीने हैं, उन 2 महीनों में 2 सप्ताह, यानी हर महीने के 2 सप्ताह में वो 2 रात तक उसके यहाँ पर गाना गाएगा। पर जब 6th नाइट थी तब उस दिन वो नहीं आया। जिस दिन परफॉर्म होना था उसके ठीक पहले उसने मना कर दिया 6th नाइट को परफॉर्म करने से। अब यहाँ पर ए या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तभी कैंसिल करवा सकता है, या वो आगे के लिए वेट करके कंपनसेशन गेन कर सकता है। अब हम इसके बाद करते हैं बात 63 की। एग्जाम्पल समझ लो कैसे इसका मतलब है। इसमें ए ने बी को, ए कौन था? डेप्टर है, ये कौन हो गया? क्रेडिटर। तो समझ लो ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार ले रखे थे। जब पैसा वापस करने की बारी आई तो यहाँ पर ए ने बी को केवल 70,000 रुपये वापस करे, और बी ने भी इन 70,000 रुपयों को सेटिस्फाइड कर लिया। बी ने इन 70,000 रुपयों को उस 1 लाख के एवज में मानकर स्वीकार कर लिया। अब क्या यहाँ पर पार्टी डिस्चार्ज नहीं हो गई? अब पार्टी लायबिलिटी से फ्री हो गई। अब यहाँ पर बी ए के अगेंस्ट बचे हुए 30,000 रुपयों के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है। सेक्शन 67 समझ लो, बहुत एग्जाम्पल क्लियर समझाती हूँ। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ। ए ने कहा कि वो ए को 1 लाख रुपए देगा। क्यों? क्योंकि जो बी है ना, वो रिपेयरिंग का काम करेगा, ए के मकान को बी रिपेयर कर देगा। पर भैया ए जो था वो उस बी को उस जगह तक लेकर ही नहीं गया। उसने उस बी को वो फैसिलिटीज मुहैया ही नहीं करवाई जो उसके लिए ज़रूरी थी। अब यहाँ पर जो बी होगा वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। मर्जर ऑफ राइट्स, बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझाती हूँ, समझ लो। ए और बी 2 लोग हैं। ए जो है ना वो किराएदार है, और बी कौन है? वो मकान मालिक है। ठीक है। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि ए एक जिस रूम में रहता था उसके मालिक ये थे, लैंडलॉर्ड इसके बी थे। अब यहाँ पर इनके बीच में मुकदमा चल रहा था किराएदारी को लेकर। अब यहाँ पर आगे जाकर इस ए ने इस रूम को खरीद लिया। क्या कर लिया? परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब यहाँ पर खुद देख लो, जो ए के राइट्स थे ना एज अ टीनेंट, ए के जो राइट्स थे ना एज अ टीनेंट, वो कहाँ मिल गए? वो बी के राइट्स में जाकर मिल गए। यानी कि अब ए ने बी की पोजीशन को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर जो उनके बीच में किराएदार और मालिक की बात हो रही थी इस रूम को लेकर, जो डिस्प्यूट था वो अपने आप ही खत्म हो गया, और यहाँ पर उनके राइट्स आपस में मर्ज हो गए और पार्टीज अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज मानी गई। उसी के साथ यहाँ आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है।